नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के साथ, जिनकी तबीयत आज सुबह अचानक बिगड़ गई और उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनके ब्रेन में सूजन और हालत क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक जोगी के स्वास्थ्य के लिए 48 से 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल आज सुबह नाश्ता करते वक्त गंगा इमली का बीज गले में अटकने की वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और फिर देखते ही देखते उनकी तबीयत बिगड़ती गई। अजीत जोगी का हेल्थ बुलेटिन जारी कर अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि कार्डियक अटैक के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर सुनील खेमका ने बताया कि फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और उनकी पल्स वापस आ गई है। उनकी ECG भी सामान्य है। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने कहा कि फिलहाल उन्हें 48 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इसके बाद डॉक्टरों की सलाह के बाद वो उन्हें बाहर लेकर जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी और बेटे अमित जोगी को फोन किया और उनका हालचाल जाना। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी रेणु जोगी को फोन किया और अजीत जोगी की सेहत के बारे में जानकारी दी। वहीं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल अस्पताल जोगी का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत आज सुबह बिगड़ गई और उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज जारी है। हमारे साथ डॉक्टर खेमका जी हैं। खेमका जी, अभी जोगी जी की तबीयत कैसी है? अभी जोगी जी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं। हार्ट उनका रुक गया था, फिर CPR करने से कार्डियक एक्टिविटी तो आ गई है। ECG और इको भी हुआ है। वो ECG और इको नॉर्मल है। वो गंगा इमली खा रहे थे तो उसका बीजा फंस गया था। वो बीजा भी अभी निकाल लिया हम लोगों ने और उनका एंडो उसमें वेंटिलेटर पे है। वो पल्स BP भी विथ सपोर्ट मेंटेन हो रहा है। अभी कितना ब्रेन में ऑक्सीजन का कम कई बार हाइपोक्सिक डैमेज होता है, वो 1-2 दिन में पिक्चर क्लियर होगी। अगर BP वगैरह सब मेंटेन रहता है तो ईश्वर की दया रही तो जोगी जी ठीक होना चाहिए। अभी तो बहुत सीरियस है जी। सर, एक और लास्ट सवाल था कि कहीं बाहर ले जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही अभी? नहीं, ऐसा सब चीज़ की सुविधा है, कोई बात ही नहीं बाहर जाने की। अच्छा सर, इससे पहले भी आपके यहाँ जोगी जी का इलाज हो रहा था, लगभग कंटिन्यू है। क्या क्या देखते हैं कि इससे पहले और क्या इलाज हुए और अभी जो हुआ है उस पर कोई असर पड़ेगा कुछ? जी, जोगी जी इसके पहले कई बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए हमारे यहाँ बहुत बार एडमिट हुए। उनको रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाता था यूरिन में और रेस्पिरेटरी का, तो सब ठीक होके गए थे। तो ये थे डॉक्टर सुनील खेमका जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो है सीरियस काफ़ी हैं और देखने वाली बात होगी कि अभी आने वाले समय पर और उनकी तबीयत जो है सुधार है कि नहीं। कैमरामैन अनूप के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। इमली का शायद डॉक्टर लोग जो बता रहे हैं, बीज उनकी सांस की नली में चले गया और उसके बाद वे बेहोश हो गए। सही समय पर उनका उपचार किया गया। अभी वो ICU में हैं, क्रिटिकल हालत में हैं। उनका हृदय काम करना चालू कर दिया है। बाकी जो वाइटल्स हैं वो भी लगभग नॉर्मल हो चुके हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार से। सौरभ, क्या कुछ है हेल्थ अपडेट? अजीत जोगी का उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शाम 6 बजे अजीत जोगी का हेल्थ बुलेटिन आया है और उसके अनुसार अजीत जोगी के दिमाग की जो CT स्कैन किया गया और उनके मस्तिष्क में सेरिब्रल एडिमा, जिसे अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो दिमाग में सूजन पाया गया है, जो काफी गंभीर बताया जा रहा है डॉक्टरों के अनुसार। और वहीं उनका जो हृदय है, हार्ट है, वो सामान्य एक्टिविटी में है और जोगी को वेंटिलेटर में रखा गया है और उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर
गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि अगले 48 से 72 घंटे उनके लिए बेहद अहम होंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इससे पहले जब ये देखा गया कि जब उनको एडमिट किया गया था अस्पताल में, उस वक्त जो है उन्हें रेसा अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट हो गया था। फिर डॉक्टरों ने इलाज किया और अंततः उनका जो हार्ट है वो सामान्य हो गया। लेकिन एक बार फिर से जो सीटी स्कैन किया गया ब्रेन का, उसमें दिमाग में सूजन पाया गया है और डॉक्टरों ने कहा है कि स्थिति गंभीर है। शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और कहा है कि आर्थिक गतिविधियों चलाने के लिए राज्यों को पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। वहीं आर्थिक पैकेज की भी मांग दोहराई गई है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने पत्र में राज्य को आने वाले 3 महीने में 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज शीघ्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए पैकेज में से 10,000 करोड़ रुपए तुरंत दिए जाए। सीएम ने कहा है कि लॉकडाउन की लंबी अवधि से राज्य में आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इससे राज्य में लाखों परिवारों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी लिखा है कि केंद्र स्तर से जोन के निर्धारण में व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। आर्थिक गतिविधियों के संचालन का अधिकार राज्यों को दिया जाए। इधर भाजपा ने सीएम के पीएम को पत्र लिखने पर कहा है कि हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार 4 काम जरूर करे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि सरकार के पास जितनी भी राशि है उस पर काम हो। सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में हम कोरोना को रोक पाने में सफल भी हो रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में भी केंद्र हमारी मदद नहीं करेगा, राज्य को संसाधन उपलब्ध नहीं कराएगा, तो मैं समझता हूं कि ये केंद्र की दोहरी नीति होगी। बड़ा मामला है। अभी जो आपके पास पैसे हैं 2-3 हजार करोड़ रुपया, उससे कम 2-4 हजार करोड़ खर्चा करके लाने की व्यवस्था तो करो। लंबी लंबी चिट्ठी तो लिखते रहना, उसका निराकरण भी होता रहेगा। कई राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों की वापसी अब ट्रेन से होने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को कंफर्म कर दिया है। इन ट्रेनों में आने के लिए लोगों को ऐप के माध्यम से आवेदन करना होगा। इन ट्रेनों में अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिक, छात्रों, संकट में पड़े लोगों अथवा चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को ही सफर की अनुमति होगी। राज्य सरकार ने कहा है कि जो जहां है वहां स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहे। जिन्होंने घर वापसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जैसे जैसे रेलवे और संबंधित राज्यों से अनुमति मिलती जाएगी, ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि जिन 4 ट्रेनों को कंफर्म किया गया है उनमें पहली ट्रेन पठानकोट पंजाब से चांपा, दूसरी ट्रेन साबरमती अहमदाबाद से बिलासपुर, तीसरी ट्रेन साबरमती अहमदाबाद से बिलासपुर और चौथी ट्रेन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से बिलासपुर शामिल है। राजनांदगांव में एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की। सर्चिंग पर निकली पुलिस पर फायरिंग कर दी गई और उसके बाद पुलिस ने भी नक्सलियों पर जमकर प्रहार किया और 4 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार और पैसे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजनांदगांव में पुलिस के हाथ बीती रात बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कसौली गांव के पास नक्सली मौजूद हैं, जिसको देखते हुए पुलिस की सर्चिंग पार्टी मानपुर मदनवाड़ा की ओर से निकली। करीब 11 बजे के आसपास परसोली गांव के पास मदनवाड़ा की ओर से निकली सर्चिंग पार्टी से नक्सलियों का सामना हो गया। इस दौरान लगभग 40 मिनट तक दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। मुठभेड़ में जवानों ने 12 लाख के इनामी 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिनमें 2 महिला नक्सलियों पर 1 लाख का इनाम था और 2 पुरुष नक्सलियों पर 5 और 8 लाख रुपए का इनाम था। वहीं सुरक्षा बलों के लिए बुरी खबर यह भी निकलकर सामने आई कि इसी मुठभेड़ में नक्सलियों से लोहा लेते मदनवाड़ा थाने के एसआई श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए। सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ट्वीट कर शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। इधर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और राजनांदगांव पहुंचे पुलिस जवानों के साथ शहीद एसआई को श्रद्धांजलि दी गई।
9:30 बजे के आसपास, 9:30 बज रहा था। तो गांव के लेफ्ट साइड से जो कॉर्डन श्याम किशोर शर्मा लगा रहे थे, उनकी पार्टी के साथ नक्सलियों की जो पार्टी तब निकल रही थी शायद खाना खा के, उनका आमना सामना हो गया। उसके बाद फिर जवाबी फायरिंग हुई श्याम किशोर शर्मा की पार्टी की तरफ से। तो शुरुआत में 2 नक्सली ढेर हो गए, लेकिन उसी गोलीबारी में उनकी तरफ से श्याम किशोर शर्मा चौकी बुलेट लगी। तो पार्टी जो बैठी थी उसमें से उन लोगों ने 2 लोगों को मतलब इनकाउंटर किया। शहीद के पिता को तो बेटी की शहादत पर गर्व हो रहा। पिता का कहना है कि बेटे के जाने पर कोई दुख नहीं, बल्कि बेटे के बलिदान पर गर्व है। लेकिन सरकार से गुजारिश है कि ऐसे मुठभेड़ ना हो तो अच्छा है। इसी साल श्याम किशोर शर्मा की शादी होने वाली थी। पिता बेटे के शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन शहादत की खबर से अरमान धरे रह गए। साहब, हमको बहुत गर्व है कि बेटा जो है हमारा बलिदान में चला गया। हमें कोई दुख नहीं है। अब पिता है, मरना तो सबको है एक दिन। हमें बहुत सुखी खुशी है कि हमारा पुत्र जो उस काम में आया बलिदान में। शासन थोड़ा सा ध्यान दे, इस प्रकार की इनकाउंटर न रहे। हम शादी भी नहीं करेंगे, तो मैं कहा था कि भाई करेंगे। 3 साल उसका बन रहा था प्रोग्राम, इस प्रकार की घटना हो गया। पुलिस ने मारे गए 2 महिला और 2 पुरुष नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। नक्सलियों के पास से AK-47 और हथियार भी बरामद हुए हैं। नक्सलियों के पास से 25,840 रुपए भी मिले हैं। आलोक शर्मा, IBC 24, राजनांदगांव। राजनांदगांव के मदनवाड़ा में शहीद हुए एसआई श्याम किशोर शर्मा का पार्थिव शरीर अंबिकापुर स्थित उनके गृह ग्राम पहुंचा तो हर किसी का दिल रो उठा। श्याम किशोर शर्मा का पार्थिव शरीर नरीमा एयरपोर्ट से उनके गृह ग्राम खाला गांव पहुंचा तो हर आंखें नम थी और उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों लोगों का तांता लग गया। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बाद भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मंत्री अमरजीत भगत के साथ सरगुजा आईजी, सरगुजा कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी ने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। शहीद के पिता ब्रजमोहन शर्मा ने कहा कि सरकार कुछ ऐसी नीति अपनाए कि आने वाले दिनों में कोई पिता अपना बेटा ना खोए, बल्कि नक्सलियों का सफाया हो जाए। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद श्याम किशोर के पिता से बात करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में सरकार आपके साथ है। साथ ही उन्होंने परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी बात कही। इतना पुलिस फोर्स है भारत सरकार के अंदर, 4 ठो अपना जो है इनकाउंटर हो जाता है। इस देश को सुरक्षा देना है तो कायदे का सुरक्षा दो। आज कितना दिन स्वतंत्रता प्राप्त हो गया, लेकिन ये पुलिस और आर्मी दोनों वहां उपलब्ध है। शहीद के पिता जी का जो आग्रह है कि उनका जो अस्थि है वो बनारस तक ले जा पाए, क्योंकि आज भी उनकी इच्छा थी, लेकिन सब लोग समझ रहे हैं कि आज की जो परिस्थिति के हिसाब से तो निश्चित रूप से जो भी होगा हम बिल्कुल परिवार के साथ हैं, क्योंकि वो हमारा ही एक परिवार है। छत्तीसगढ़ की सुरक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ में अमन चैन को बनाने के लिए अपनी जान की आहुति उन्होंने दी है। उसके शहादत को हमेशा हम लोग याद रखें। शहीद परिवार के साथ सरकार खड़ी है और हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए थे और जो भी बन पड़ेगा पूरा सरकार उनके साथ खड़ी है। राजनांदगांव के मदनवाड़ा में हुए नक्सली हमले पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि शहीद एसआई एंटी नक्सली गतिविधि में काफी सक्रिय थे, जिनके कारण ही 4 नक्सली भी मारे गए। शहीद हमारे श्याम किशोर शर्मा जिन्होंने शहादत हुई है, थाना प्रभारी मदनवाड़ा, उनको भी उस बहादुरी के लिए सैल्यूट करता हूं और उनके परिवार वालों को इस बात के लिए कि देश के लिए शहादत देने वाला निश्चित रूप से श्याम किशोर हम सबके लिए गौरव का विषय है। लॉकडाउन के दौरान भी स्टेट जीएसटी की टीम पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है। छत्तीसगढ़ जीएसटी के अधिकारियों ने प्रदेश में कोयला खरीदी में गड़बड़ी का एक और नया मामला दर्ज किया है, इसे पकड़ा है। राजधानी रायपुर, बिलासपुर सहित 4 शहरों में खनिज विभाग और जीएसटी विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़े कोयला कारोबारी इंदर मनी ग्रुप के 8 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक व्यापारी के रायपुर, बिलासपुर, खरसिया और कोरबा के ठिकानों में छापेमारी कार्रवाई की गई है। इस दौरान विभाग ने बड़े पैमाने पर दस्तावेज और कंप्यूटर भी जब्त किए हैं। जीएसटी अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में 5.5 लाख टन कोयले का स्टॉक मिला है। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट चोरी के साथ ही
लिंकेज के कोयले को बेचने की भी जानकारी लगी है। इस पूरी कार्रवाई में अभी कम से कम 1 हफ्ते का समय लगेगा। लॉकडाउन में लंबे समय से दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिक पैदल चलकर अपने घर जाने के लिए मजबूर हैं। टाटीबंध चौक में हर दिन हजारों श्रमिक जमा हो रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पैदल ही 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुके हैं, तो कुछ को गाड़ी मालिकों को मुंह मांगा पैसा देकर रायपुर पहुंच रहे हैं। इनके साथ बड़ी संख्या में छोटे बच्चे भी हैं जो किसी तरह भी अपने घर पहुंचना चाहते हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक जो श्रमिक हैं उनको घर पहुंचाने की कोई व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। रायपुर के टाटीबंध चौक का एक नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। अन्य राज्यों का औद्योगिक केंद्र है यहाँ पर। झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जो रास्ते यहाँ से जाते हैं, तमाम श्रमिक वहाँ से यहाँ पहुँचते हैं और इस रास्ते तो घर जाते हैं। आपको एक नज़ारा रायपुर के टाटीबंध चौक का दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर देखिए भीड़ उमड़ी है। हज़ारों यहाँ पर मजदूर जमा हैं। स्थानीय ट्रांसपोर्टर है, मदद कर रहे हैं इनको घर भेजने के लिए। खाने की भी व्यवस्था है, इनके पास जाएंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं अभी? हैदराबाद से आ रहा है, आधा बीस से पैदल आ रहा था, वो ट्रक में आया, पैदल आया। 2-3 दिन हो गए। कितना ले रहा है पैसा ट्रक वाला? 1500। कुछ दिन 2 दिन तो पैदल चले, उसके बाद ट्रक से लेकर लिफ्ट लेकर आए। 1500 रुपये लिया वो ट्रक वाले। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर हर जगह जहाँ जगह मिल रही है मजदूर सवार होकर आ रहे हैं। और भी लोग पूछेंगे कि आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं जाने के लिए? ये इनके लिए ट्रक की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग जाने के लिए। जो भी साधन हमें मिल रहा है यहाँ से 12 चक्का 18 चक्का, अब उसी भी जाए वहाँ तक के भिजवा रहे हैं। देखिए एक अच्छी पहल है स्थानीय लोगों की। ट्रांसपोर्टर से मुलाकात करके ये बिल्कुल मदद कर रहे हैं ताकि पहुँच जाए। जिला पंचायत सीईओ यहाँ पर पहुँचे, उनके पास जाएंगे। पहले और श्रमिकों से मिल लें। आप लोग कहाँ से पहुँचे हैं, कहाँ से यहाँ तक आए? हैदराबाद से आए सर। कैसे पहुँचे यहाँ तक? जी सर, कुछ तो चले 200-300 किलोमीटर, उसके बाद से ट्रॉली में आए हैं। उसमें भी पैसे दिए, 1200 रुपये लिए सर यहाँ रायपुर तक आने के लिए। कहाँ 1200 रुपये हर आदमी? जी सर। कितने लोग आए हैं? हम लोग 13 लोग आए हैं। देखिए 13 लोग आए हैं। तो ये बार बार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक आदमी से 1300 1400 रुपये वसूला जा रहा है। ट्रांसपोर्टर जमकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। अब भैया कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? झारखंड जाना है। कैसे पहुँचे यहाँ तक? यहाँ हम लोग पैदल आए हैं। कितना किलोमीटर चले? कम से कम 1200 किलोमीटर चले। देखिए हजार किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं। तो राज्य सरकारें जो श्रमिकों के दम पर अपने प्रदेश की जो विकास की गाथा गढ़ती है, राज्य सरकारें जो नेता है वो अपनी इनके कंधों पर अपनी सरकारें बनाती हैं। तो इनकी आँख खोलने वाली तस्वीर है। इस पूरे मामले को संज्ञान लें और जल्द से जल्द इनके घर भेजने के लिए बस सेवा या ट्रेन सेवा शुरू करें। कैमरा मुकेश के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। कोरोना काल में बहुत कुछ बदला है। हमारे खुशी जताने का तरीका बदला है, यहाँ तक कि हमारे मातम का अंदाज भी बदल गया, पर संवेदनाएं वही हैं। देखिए एक शोक संतप्त परिवार को उनके परिजनों ने किस तरह से ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। You give it after, बाद में ले लेंगे आप। दरवाजे पर गमगीन खड़ा ये परिवार और सामने गाड़ियों का एक काफिला। एक बार की माजरा समझ नहीं आता। दरअसल ये एक शोक सभा है जो कोरोना काल में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रखी गई। परिजन अपनी अपनी गाड़ियों में ही बैठे रहे। एक एक गाड़ी सरकती रही और किसी ने अपनी संवेदना लिखकर जताई, किसी ने इशारों से तो किसी ने हाथ जोड़कर अपनी भावनाएं व्यक्त की। शोक जताने की ऐसी तस्वीर आपने पहले कभी शायद नहीं देखी होगी।
पर फिजिकल डिस्टेंसिंग के बावजूद जिस तरह संवेदना के तार बंधे दिखे, जिस तरह शोक की लहर यहाँ से बराबर दिखी, वो काबिले गौर है। मैं तभी फोन नहीं कर रहा हूँ तेरे को। ये तस्वीर कुछ कहती है। ये कह रही है कि कोरोना एक कहर बनकर सामने है। उसने इंसानियत पर गहरी चोट की है, पर हम डरे नहीं। हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। और ये भी जान लो तुम कोरोना, तुम हमें बीमार कर सकते हो, पर हमारी भावनाएं तुम हमसे छीन नहीं सकते। हम इंसान हैं, जज्बात हमारी ताकत है। हम दुख में यूं ही साथ खड़े रहेंगे, ढांढस बंधाएंगे, एक दूसरे का संबल बनेंगे। और तुम लाख कोशिशें कर लो, हम फिर भी जिंदा रहेंगे अपनी इंसानी पहचान के लिए। हम जीने के तरीके बदलेंगे, पर वो एहसास वही होंगे। हम नई रीति गढ़ेंगे, हम नए रिवाज बनाएंगे, पर हारेंगे नहीं, डटे रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे IBC 24। नमस्कार।